पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। सपोर्ट सिस्टम, व्हाट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसके बारे में डेफिनेशन टर्बनी एंड आर्ट के बारे में हमारे पास यहाँ पे आती है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कपल द इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल्स विद द कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। अच्छा, यहाँ पे टेक्चुअल और इंटेलेक्चुअल दो किस्म की होती हैं। टेक्चुअल वो वाली होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल में जिसको हम टच नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास हमारी क्वालिटी आ जाती है या हमारी गुडविल आ जाती है, ऐसी चीजें जिनके बारे में हम अपनी जो भी हमारी साख बनी हुई होती है उसकी चीजों को इंटरेस्ट लेके हम उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं, उन चीजों के बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं। इट इज ए कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट सिस्टम फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकर्स हु डील विद सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट फोकस है वो ये है कि सेमी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के सेमी स्ट्रक्चरल वो वाली प्रॉब्लम जिसके अंदर सेमी यानी कि हाफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को अंदर देखते हुए किया जाता है। ये हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है जिसके अंदर के देखते हुए मैनेजमेंट के हम डिसीजन लेते हैं जो कि डील किया जाता है सेमी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, यानी कि वो प्रॉब्लम्स में स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर वो जिसके अंदर प्लानिंग की जाती है और अनस्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई प्लानिंग की जाती, वो डाटा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इट इज ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट कंबाइंस मॉडल्स and data in an attempt to solve semi-structured problems with executive के बाद हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा जी, विद एक्सटेंसिव यूजर इन्वॉल्वमेंट, हमारे पास जितने भी यूजर इन्वॉल्वमेंट की एक्सटेंसिव हो जाती है उसके अंदर ये देखते हुए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को कंबाइन करते हैं मॉडल्स को और डाटा को, यानी कि दोनों मॉडल्स और डाटा दोनों चीजों को कंबाइन किया जाता है। फिर उनके ऊपर अटेम्प्ट करते हुए इस चीज को सॉल्व किया जाता है। जितने भी सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि दो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, जिनके ऊपर प्रिपेयर्ड और अनप्लान्ड, प्रिपेयर्ड कह लें या अनप्रिपेयर्ड कह लें, प्लान्ड या अनप्लान्ड कह लें, ऐसे प्रॉब्लम्स को देखते हुए यूजर की इन्वॉल्वमेंट को देखा जाता है कि यूजर ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करता है। कुछ डाटा उसके पास हमारे पास प्लान में आ गया और कुछ अनप्लान में आ गया, इसको देखते हुए वो कैसे इन चीजों को बिहेव करते हुए अपने डाटा को अंडरस्टैंड करता है, चीजों को आगे लेके जाता है, फिर उस चीज को एक्सप्लेन करता है कि हाँ हमने ये काम जो है ऐसे करना है, इसका डिसीजन देखना है, कैसे लेना है। अब आ जाते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे। बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिस्क्राइब इट एज information system based upon computer and communication infrastructure supporting the activities of people involved in the decision making process। हमारे पास बेसिक डेफिनेशन जितनी भी आती है हमारे पास सपोर्ट सिस्टम की, वो डिस्क्राइब करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो बेस्ड करती है कंप्यूटर पे और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक देखें हम मोबाइल है, मोबाइल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, हम जो आपके मोबाइल के साथ हमारा कम्युनिकेट वे बना रहा है वो हमारी सिम होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं। और वो सपोर्ट करता है उन एक्टिविटीज को जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उस डिसीजन लेने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। द सपोर्ट is understood as the help provided to the decision maker in the arriving at decision, not taking a decision instead of him or replacing him in the decision making process। अच्छा, वो सपोर्ट जो कि हमें अंडरस्टूड करवाती है, ये हमारी हेल्प प्रोवाइड करती है डिसीजन मेकर को कि हमें अराइव करे डिसीजन तक पहुंचने में, और नॉट टेकिंग अ डिसीजन इंस्टेड ऑफ हिम, कि हम इसकी बजाय कि ये डिसीजन लें या उसको रिप्लेस कर सके। मतलब हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, उसके अंदर ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, उस चीज को बयान कैसे कर रहे हैं, उसका बता क्या रहे हैं, चीजों को हम लोग लेकर कैसे चल रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिसीजन
मेकिंग प्रोसेस। इस चीज को हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेके चलते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं कि हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हिम, या फिर हम पूरी तरह से उसके अंदर कोई चेंजिंग भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एक चीज का डिफरेंस इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। The main difference in relation to the management information system is in the fact that thanks to DSS classes आ जाती हैं decision support system, इसे कहते हैं DSS को। system to decision maker has its disposal tool for developing a decision apart from इंस्टीट्यूट नॉलेज स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है रिलेशन मैन का मैनेजमेंट में टू द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, वो ये है कि आपका फैक्ट जितना भी है वो आपका किसका शुक्र अदा करना चाहिए उसे, यानी कि वो थैंक्स कहना चाहिए कि ये जो चीज है ये बहुत बेनिफिशियल मेरे लिए साबित हुई है। किसको? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को, कि इस सिस्टम ने मेरी हेल्प की है कि मैं किसी भी सिस्टम के अंदर डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, कि उसके अंदर अपने आप को डिसीजन मेकर कौन करता है? थैंक्स डिसीजन मेकर्स करते हैं डीएसएस क्लासेस का। इनकी बदौलत उन्हें पता लगा है किस टाइम पे डिसीजन लेना है, किस टाइम पे ड्रॉप आउट करना है, कौन सी चीज को हमने एक्सप्लेन करना है और कितनी क्वांटिटी या क्वालिटी किसी चीज की लेनी है। और ये डिस्पोजल करते हैं टूल्स को जो कि डेवलप करते हैं डिसीजन में अपार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट नॉलेज एंड स्किल्स एंड इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बारे में जितनी भी नॉलेज है, जिनकी स्किल्स है या कोई भी उनके पास टूल है, स्किल्स है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे लेकर चलते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब हम जब इसको देखते हैं, द टूल्स यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामर। अब हम इस फोर्थ पॉइंट को पा रहे हैं। प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर पैकेजेस कंसिस्टिंग ऑफ मैथमेटिकल, statistical and economic models are their combinations focusing on their issues related to corporate management. It means that apart from the deterministic conditions in which decisions were taken on the basis of verified data are their combination from the database आ जाती हैं। इनमें टूल्स कौन कौन से होते हैं? अभी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि वो टूल्स जो कि प्रोग्रामर्स की हेल्प करते हैं, इनके सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं जिनके बारे में, लाइक पैकेजेस अगर हम मोबाइल के पैकेज की बात करें, हम एक सिम है, जेल है, टेलीनॉर है, कोई भी सिम है, उस पर पैकेज लेते हैं तो हमें उसमें क्या मिलता है? व्हाट्सएप मिनट्स मिल जाते हैं या फिर हमें वैसे जीबी मिनट्स मिल जाते हैं, जिनमें हम लोग उसको काउंट करते हैं, हमें ऑल नेटवर्क के मिनट्स मिलते हैं, या सेम टू सेम इनमें एसएमएस पैकेजेस मिल जाते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, इसमें मैथमेटिकल भी, स्टैटिस्टिकल और इकोनॉमिकल जितने भी मॉडल्स है ना, उन सबको देखा जाता है। वो कहते हैं इन सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जिसका फोकस क्या होता है? रिलेट करना कॉर्पोरेट मैनेजमेंट पे। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कौन सी मैनेजमेंट है? वो मैनेजमेंट जो कि इन चीजों को बनाने में, डिसीजन लेने में हमारी हेल्प आउट करती है। इट मीन्स दैट अपार्ट फ्रॉम सिस्टमेटिक कंडीशन इन विच द डिसीजन वर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वेरीफाइड डाटा, जिसकी बेस पे देखते हुए कंडीशन ली जाती है और वेरी किया जाता है डाटा को, डाटा इज करेक्ट, इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, आर देयर कॉम्बिनेशन फ्रॉम द डाटाबेस, कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो डाटाबेस से करेक्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। द मैनेजर्स यू कैन यूज द सिस्टम टू मेक डिसीजन इन प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन with incomplete, random, sometimes partly अच्छा इनॉर्मस आर कन्फ्लिक्टिंग डाटा। अब मैनेजर्स के ऊपर एक पॉइंट आ जाता है कि मैनेजर जो होता है ना, वो इस डिसीजन को लेने में ना, हम उनकी सिचुएशन जो होती है ना इनकम्प्लीट होती है, तो वो कोई भी उनके पास ऐसे रैंडम आ गई, पार्शली आ गया, कुछ पार्ट मौजूद है कुछ नहीं मौजूद, तो वो इस तरह की सिचुएशन को लेने से पहले ना हर तरह के हर पॉइंट को कंसिडर करें जो हमने सारे पॉइंट्स ऊपर डिस्क्राइब किए, फिर उसके बाद वो उस डाटा को देखते हुए उसके ऊपर डिसीजन सपोर्ट करें कि ये काम हमने करना है कि नहीं करना। अच्छा, बेसिकली जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, वो उसका काम ही होता है तरह से चीजों को मैनेज करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखते हुए। अब हम जब इंफॉर्मेशन सिस्टम को देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो जब कोई भी सिस्टम होगा, कोई भी डिपार्टमेंट होगा, उसमें डिसीजन लाजमी होता है। डिसीजन के बगैर हम कोई काम नहीं चला सकते कि एक टीम है उसने किस तरह से काम करना है, उसको कैसे लेकर चलना, सारी चीजों को हमने एक्सप्लेन लाजमी करना होता है। ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का हमारे पास काम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के न्यू कंपोनेंट्स, वो कौन कौन से, अब इनको डिस्क्राइब करते हैं। सपोर्ट सिस्टम में न्यू कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं? मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ मॉडल डेटाबेस, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? प्रोड्यूसर बेस्ड, सॉल्वर, डेटाबेस एंड मॉडल पैरामीटर्स। ये बेसिकली 4 आते हैं। इसमें से मॉडल बेस में क्या होता है? मॉडल बेस में हमारे पास ये चीजें आती हैं कि हमें मॉडल को देखते हुए उसके ऊपर वर्किंग करनी है कि मॉडल कैसा बनाया गया है, उसको हमने कॉपी करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना है,
उसके बाद हमारे पास आती है कंटेनिंग रूटीन स्टैंडर्ड्स एंड स्पेशलाइज्ड मॉडल्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन एन इंटरप्राइज। हमारी डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से, हमें इंटरप्राइज मतलब वो रिसोर्सेज एंड प्लानिंग जो आ जाती है ईआरपी के अंदर देखते हुए हमने लेनी है कि हमारे पास स्पेशलाइज मॉडल्स मौजूद हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को देखते हुए हम काम करेंगे। अगर हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो क्या कहता है, फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपीयर मॉडल दो बेस करते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिपेंडेंसी, सिमुलेशन ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। अच्छा, सिमुलेशन में वो चीज आ जाती है कि हमारे पास वो मॉडल है जो कि हमारे डाटा को लेके जा रहा है, बिल्कुल क्लियरली वैसा मॉडल तैयार हो जाता है ओरिजिनल रियल कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। लाइक देखें, अगर कोई एरोप्लेन उड़ा रहा है, जो चलाना सीखते हैं पायलट हैं, तो क्या वो डायरेक्टली एरोप्लेन तो नहीं चलाना सीख लेते ना, उन्हें हवा में तो नहीं छोड़ दिया जाता, उसके लिए वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जो उसको देखते हुए उसके ऊपर वर्क करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हाँ, अगर उनके ऊपर उनको चोट ना लगे या इस तरह ना हो, अगर ऐसा किसी को दे दिया जाएगा तो वो आके तो ले जाए। अगर वो उड़ाना चाहे बोले तो वो उड़ा ही नहीं सकेगा, अगर वो उड़ा भी ले तो वो या तो अपना भी नुकसान करेगा और साथ में दूसरा भी करेगा, वो तो बहुत ज्यादा डेंजरस चीज हो जाती है। इसी तरह अगर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती तो डायरेक्ट उसको ये तो नहीं कह दिया जाएगा ना कि तुम पूरे ट्रैफिक में लेके चले जाओ और इसको गाड़ी को जाके इसको रन करवाओ, इसके यहाँ पे ड्राइविंग करना शुरू कर दो इसके बारे में। ऐसे जब हम ऑर्गेनाइज, अब ये तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की चीजें में, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, सारी चीजें मैनेजमेंट में आ जाती है। फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू मॉडल्स आर ऑफन डिवाइडेड इनटू इनबिल्ट। अच्छा, बिल्ट में आ जाती है imposed on user are and conducted by the user from the complete component subsystem procedure. There is rules limited only by non-manual of the tool supporting this process। इसके बारे में हमारा सपोर्टिंग प्रोसेस कितना चल रहा है, किस तरह से हम इसको लिमिट में रह के चला रहे हैं, हमारा प्रोसीजर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, किस तरह से हम लोग इसको वर्क करवा रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑर्गेनाइजेशन में हमें रूल्स, रेगुलेशन, टूल्स, इन सब चीजों को देखना होता है, इनके बिल्ट इन फंक्शंस को देखते हुए काम चलाना होता है। मैनेजमेंट सिस्टम एंड मॉडल ऑफ मॉडल डेटाबेस। मैनेजमेंट सिस्टम में मॉडल डेटाबेस में क्या आता है, द सॉफ्टवेयर कंटेनिंग ऑल टूल्स विच आर नेसेसरी टू हैंडल एंड मैनिपुलेट रेडी मॉडल्स, मेंटेन द मॉडल्स बेस एंड their modified variant, create new models from elements and construct them according to new principles, integrate the models into one entity and combine new models with already existing ones, mechanism coordinate with the demand for processing in process models with the database systems, parameters and external data to coordinate and integrate with the devices, further expanding the possibilities of using the model base. Communication with the model base is performed by means of an interactive language of the model base, specifying, acquiring and request of the end user. The models are maintained in appropriate directive। हाँ जी, यानी कि डेटाबेस का तो बेसिक मीनिंग ये रिकॉर्ड रखना, इसमें वो ये कह रहा है कि जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए काम करते हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वंस यानी कि पहले से जो चीजें मौजूद होती हैं उसको देखते हुए उसके ऊपर नया मॉडल हम बिल्ड करते हैं। ये नहीं करते कि पहले से बना लेंगे। अब हमने एक गिलास बनाना है, एक गिलास बनाते हुए हम देखेंगे कि पहले से गिलास बना हुआ है, अब इस गिलास का साइज टेढ़ा कर दिया जाए, लंबा कर दिया जाए, इसको चेंज कर दिया जाए, इसमें कोई बेल डाल दी जाए या कुछ ऐसी चीजें कर दी जाए, इसको हम कहते हैं पहले से एग्जिस्टिंग चीज के अंदर देखना। अब जब हमने कर लिया उसके साथ हमने कम्युनिकेट भी करना है कि मॉडल जो है वो पहले क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा था, अब इसकी लैंग्वेज कैसे करिए। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट बाय द एंड यूजर, यहाँ पे एंड यूजर क्या होते हैं, वो यूजर जिन्होंने रिक्वेस्ट की होती है, जिनको डाटा देना होता है। अब व्हाट्सएप है वो तैयार होके जब हमारे पास आया, हम एंड यूजर थे, हमने उसको यूज करना शुरू किया, हमने उसके ऊपर देखा ये चीजें बिल्ड हुई हैं, इसके अंदर रखते हुए हमने इसके ऊपर काम किया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर बेस। प्रोड्यूसर बेस यानी कि सॉल्वर, वो जो हमारे पास डिसीजन मेकर है, यानी कि वो जो हमारा इस डाटा को बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, उसको हम प्रोड्यूसर बेस कहते हैं। प्रोग्राम आर सॉफ्टवेयर पैकेजेस यूज्ड टू सॉल्व पार्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग द। अच्छा, इसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम इसलिए है, जो हमने ये प्रीवियस पढ़ा ना इसमें मॉडल बेस में, उसमें हमने मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की थी, क्योंकि हमने एक हिसाब किताब लगाना होता है चीज का, तो इसलिए मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन के अंदर हो जाता है कि शामिल हो जाता है। फ्रॉम द कंस्ट्रक्टेड मॉडल्स लीनियर नॉन लीनियर क्राइटेरिया आ जाती है। फूजी सिस्टम addressing a problem is either permanently assigned tested standard model are being used or after possible consultations आ जाती हैं। usually an opinion with user adoption a brand new model which is created by means
ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट। हाँ जी, वो कहता है प्रोड्यूसर जो होता है जब भी वो नया काम करने लगता है उसको ये कहा जाता है कि तुम नया काम तो करने लगे, ब्रांड न्यू चीज लाने लगे, लेकिन उससे पहले पिछले सिस्टम का भी देखो वो ऑलरेडी क्या कंस्ट्रक्टेड, उसमें लीनियर नॉन लीनियर या उसमें कुछ ऐसा सिस्टम जो कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, पहले से मौजूद चीज है, उसका काम बीच में रहना चाहिए। जैसे वॉशिंग मशीन है, उसका मॉडल तैयार हुआ, लेकिन उसका मेन पर्पस यही है ना कि उसमें चीज बंद होना है, उसका सर्कल जो है वो लगा होना चाहिए। हम किसी भी तरह की ऑटोमेटिक ले लें वॉशिंग मशीन या सिंपल ले लें इलेक्ट्रिक ले लें, तो क्या हमारे पास काम करती है कि वो हम चीज को काम को करती है कि उसके अंदर जो सर्कल है वो उस चीज को घुमाने में इसी तरह हेल्प आउट करता है, चीजों को कंसीडर करता है। डेटाबेस एंड मॉडल पैरामीटर्स, द डेटाबेस व्हिच कैन कंटेन डाटा व्हिच इज नेसेसरी टू रन एंड यूज अ मॉडल derived from historical and current data recorded in the database। हाँ जी, कि वो डाटा जो कि पहले से मौजूद है, हिस्टोरिकल या हिस्टोरिकल पहले से मौजूद चीज, और करंट डाटा जो कि अब चीज नहीं आ रही है, उन दोनों चीजों को हमने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड करना है। मॉडल पैरामीटर्स बनाने हैं, उनके कोएफिशिएंट्स यानी कि उनके मेन पॉइंट्स को चूज करना है। फिर एक्सटर्नल डाटा को हमने डाउनलोड करना है जो कि एंटर करता है मैनुअली फ्रॉम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए sometimes together with the converter into the format of data used in the model, कि हम लोगों का डाटा जितना भी है फॉर्मेट में क्या यूज हो रहा है, मॉडल क्या लग रहा है, नॉर्मलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स कौन कौन से, किस तरह से हम लोग इन चीजों को देखते हुए वर्क कर रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन के डाटा को एक ओरिजिनल फॉर्म में लाना, उसकी इजीएस्ट टू इजीएस्ट लीनियर फॉर्म क्रिएट करना, उसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये थे हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स। In support systems, all components. Data management includes the database which contains relevant data for the situation and is managed by a software called DBMS, यानी कि database management system. DBMS stands for database management system. D for data, B for base, M for management, S for system। की वो डाटा मैनेजमेंट जिसके अंदर हमने तमाम रेलिवेंट डाटा जिस सिचुएशन के रिलेटेड है उसको एक सॉफ्टवेयर के साथ मैनेज किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को नाम दिया जाता है DBMS, database management system। Management system of model database include financial, statistical, management sciences or other models that provide the system's analytical capabilities and an appropriate software management। कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर इंक्लूड फाइनेंशियल यानी कि हमारे माली, स्टैटिस्टिकल जो कि मेजरमेंट एनालिसिस करते हैं, मैनेजमेंट की साइंसेस और अदर मॉडल जो कि प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, उनकी तमाम कैपेबिलिटीज को, और इनको प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट करने के लिए। ये था मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अब आते हैं कम्युनिकेशन सब सिस्टम पे। कम्युनिकेशन सब सिस्टम, द यूजर कैन कम्युनिकेट विद एंड कम्युनिकेट एंड कमांड द DSS थ्रू दिस सिस्टम। कि जितना भी DSS है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वो इस सिस्टम के जरिए वर्क करता है। इट प्रोवाइड्स द यूजर इंटरफेस, यूजर को ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर रहते हुए यूजर कम्युनिकेट करता है और बताता है कि हमारा ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, काम को कैसे लेके चल रहा है। प्रोड्यूस मैनेजमेंट, प्रोड्यूसर मैनेजमेंट ऑफ प्रोड्यूस बेस या प्रोड्यूसर की बेस मैनेजमेंट करती है। द ऑप्शनल सब सिस्टम कैन सपोर्ट एनी ऑफ द अदर सब सिस्टम, के बहुत से सब सिस्टम पे बेस करते हुए वर्क करता है। मेनली मॉडल मैनेजमेंट, हाँ जी मेनली हमारे पास क्या होती है मॉडल मैनेजमेंट। इसको मेनली फोकस इस पे किसके होता है, प्रोड्यूसर मैनेजमेंट का मॉडल मैनेजमेंट पे, कि ऑलरेडी जो बनी हुई चीज है उसको देख के कैसे ये वर्क करता है, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करता है, फिर उसके मुताबिक ये फर्दर चीजों को वर्क करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 6 एलिमेंट इन बिजनेस इंटेलिजेंट इन्वायरमेंट। डाटा from the business environment, number 1, number 2 then business intelligence infrastructure, number 3 business analytic tool sets, application users and methods आ जाती हैं। 4th नंबर पे इसको लेके वर्क करता है। फिर डिलीवरी प्लेटफॉर्म MIS, ये 5 पॉइंट है, MIS DSS ESS यूजर इंटरफेस। डाटा फ्रॉम द बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन को हम देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट से क्या, इसका मतलब ये है कि हमने अपना जो डाटा है वो बिजनेस इन्वायरमेंट से लेना है, उसको लेते हुए उसके ऊपर वर्क करवाना है कि हमारा डाटा बिजनेस इन्वायरमेंट को कैसे देख रहा है, उन चीजों को कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है। डाटा फ्रॉम द बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस मस्ट डील विद बोथ सब्सट्रैक्टेड एंड अनसब्सट्रैक्टेड डाटा। बिजनेस आपके सब्सट्रैक्टेड और सब्सट्रैक्टेड दोनों के साथ डीलिंग करता है। फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज, मुख्तलिफ सोर्सेज को देखते हुए इनके अंदर मोबाइल including mobile devices and the internet, the data need to be integrated and organized so that they can be analyzed and used by a human decision maker। आम इंसानों के डिसीजन को देखते हुए इनके इसके मुताबिक ये वर्क करता है। इसमें सब्सट्रैक्टेड एंड अनसब्सट्रैक्टेड दोनों सिचुएशन से आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दोनों सिचुएशन एक साथ ही हमें
आए, सामना करना पड़े, और उनको हम डिफरेंटली भी सामना करते हैं, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा हमने कंसिडर किया। अगर ये दोनों एक ही सिचुएशन में आती तो इसको हम सेमी सब्ट्रैक्टेड का नाम देते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है बिजनेस इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंटेलिजेंस लेवल को चेक करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ों को काम सही से कर रहे हैं, चीज़ें सही से मैनेज कर रहे हैं। The underlying foundation of business intelligence is a powerful database system that captures all the relevant data to operate the business. The data may be stored in transactional database or combined and integrated into an enterprise data warehouse are series of interrelated data marts। के data marts को देखते हुए, ये data sciences को देखते हुए किस तरह से हम उसके मुताबिक वर्क करते हैं। पावरफुल डेटाबेस सिस्टम्स हैं जो कैप्चर करते हैं तमाम रेलिवेंट डाटा को और ऑपरेट करते हैं उसके बिजनेस को। डाटा को हम स्टोर करते हैं किसके अंदर, ट्रांजैक्शन डेटाबेस के अंदर, जिसको कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है और इंटीग्रेट किया जाता है, यानी कि उसके अंदर से कुछ पार्ट लिया जाता है, फिर उसके अंदर देखते हुए डाटा वेयर हाउसेस ऑलरेडी डाटा को देखा जाता है और सीरीज की जाती है इंटर रिलेटेड, यानी कि मौजूद डाटा के अंदर से कुछ पार्ट भी लेना और फिर उसके इंटेलिजेंस लेवल को चेक करना, देखते हुए उसके मुताबिक वर्क करना। बिजनेस एनालिटिक ऐसा टूल सेट निकालना जो इस डाटा को एनालिसिस कर सके, ज्यादा उसका पॉइंट बता सके, उसके मुताबिक रिपोर्ट्स और रिस्पॉन्ड जितने भी क्वेश्चन है मैनेजर के वो हमारे पास दे सके। बिजनेस एनालिटिक टूल सेट अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स आर यूज्ड टू एनालिसिस डाटा एंड प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, respond to questions posed by managers and track the progress of the business using key indicators of the परफॉर्मेंस आ जाती है। यहाँ पे इसमें क्या है कि वो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जैसे टूल एनालिसिस करता है डाटा का, रिपोर्ट्स का, और फिर उसके बाद उनको रिस्पॉन्ड करता है जितने भी मैनेजर्स हैं, फिर उसके बाद उनके मुताबिक देखते हुए यूजिंग की इंडिकेटर्स, आपकी की इंडिकेटर्स की को फॉलो करता है, इंडिकेट करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, चीज़ों को आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उसके मुताबिक ये वर्क करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है फोर्थ नंबर पे, मैनेजेरियल यूजर्स एंड मेथड्स। कि मैनेजेरियल हम यूजर्स एंड मेथड्स को कैसे देखते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर ओनली एज इंटेलिजेंट एज द ह्यूमन बीइंग हु यूज देम। हाँ जी, ये कैसे कि जैसा कि इंसान हमारे पास इंटेलिजेंस है ना, हम पूरी कोशिश करते हैं कि इंसान के मिलते जुलते उतनी ही कैपेबिलिटी हम लोग चीजों को तैयार करें। मैनेजर्स इम्पोज ऑर्डर ऑन द एनालिसिस ऑफ द डाटा यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मैनेजेरियल मेथड्स दैट डिफाइन स्ट्रेटेजिक बिजनेस गोल्स एंड स्पेसिफाई हाउ प्रोग्रेस विल बी मेजर्ड। दीज यहाँ पे मैनेजर्स इम्पोज करते हैं, ऑर्डर का एनालिसिस करते हैं, फिर उनके बाद वैरायटी देखते हैं मैनेजेरियल मेथड्स की, यानी कि वो डाटा जिसके अंदर हमने स्ट्रेटेजी अप्लाई की है अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन पे जाने के लिए। दीज इंक्लूड बिजनेस परफॉर्मेंस, इसके अंदर बिजनेस की परफॉर्मेंस इंक्लूड होगी, मैनेजमेंट होगी, बैलेंस्ड स्कोर raised होगा and approaches focusing on key performance indicators and industry strategic analysis focuses on changes in the general business environment with special attention to competitors की कितनी special attention जाती है, हम अपने competitors से कैसे बात कर रहे हैं, चीजों को कैसे देख रहे हैं, उसके ऊपर देखते हुए हम अपनी चीजों पे कैसे फोकस करते हैं, अपना मुकाबला देखते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। हमारे पास दूध की फैक्ट्री है तो वो क्या करेगी, तो वो अपने कंपटीटर का देखेगी इनका टेस्ट क्या है, अगर वो मैंगो के जूसेस बना रहे हैं या एप्पल के बना रहे हैं तो वो किस चीज को, कौन सा फूड जो है वो टेस्ट डाल रहे हैं, तो हम भी उससे बेहतर टेस्ट बनाएं या उसकी क्वालिटी या उसका जो है सेविंग लेवल जो होता है उसको इंक्रीज करवाएं। विदाउट स्ट्रॉन्ग सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट बिजनेस एनालिसिस कैन प्रोड्यूस अ ग्रेट आइडिया deal of information reports and online screens that focus on the wrong matters and divert attention from the real issues। तो कहते हैं कि अगर हम स्ट्रॉन्ग सीनियर मैनेजमेंट को भी देखे बगैर हम एनालिसिस नहीं कर सकते कि हमने डील कैसे करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन का उनका रिपोर्ट कैसे लेनी है, ऑनलाइन स्क्रीन शेयरिंग कैसे करनी है, और रॉन्ग मैटर्स के ऊपर हम लोग कैसे जो होगा हमारी जो चीज होगी ना वो रॉन्ग मैटर्स में जाती जाएगी। हम सीनियर मैनेजमेंट के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते और अपनी डाइवर्ट नहीं कर सकते अटेंशन को रियल इश्यूज पे। डाइवर्ट होता है कि इसके अंदर हम चेंजेस ना, यानी कि उसको डिवाइड करना, कि हम इसके अंदर चेंजेस की तरफ तवज्जो होना। यू नीड टू रिमेंबर दैट सो फार ओनली ह्यूमंस कैन आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये बात हमें हमेशा रिमेंबर रहनी चाहिए कि जितने भी इंटेलिजेंट क्वेश्चन होना है वो हमारे पास ह्यूमंस के माइंड में आते हैं और वो उसको देखते हुए वर्क करते हैं, कहते हैं कि ये चीज ऐसे निकली है, इसके मुताबिक बात करेंगे चीजों को कैसे कंसिडर। पॉइंट पे 51 है डिलीवरी प्लेटफॉर्म MIS DSS DSS। MIS क्या है, हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंटरप्राइज सिस्टम्स आ जाती हैं। अब फर्स्ट में आता है द रिजल्ट
from business intelligence analytics are delivered to managers and employees in a variety of ways. कौन कौन से वो variety of ways हैं जो managers employees को देते हैं? इनमें हमारे पास depending on what they need to know perform their jobs, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी कौन कौन सी जॉब करनी है। वो कहते हैं कुछ डिफरेंट वेज तो देते हैं लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया हो कि एम्प्लॉयज ने कौन सी जॉब करनी है और कैसे करनी है। MIS, DSS एंड ESS। MIS क्या वर्क कर रहा है, DSS कैसे कर रहा है, DSS कैसे कर रहा है। डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू डिफरेंट पीपल, अपने इंफॉर्मेशन जो है नॉलेज है वो मुख्तलिफ लोगों को देनी है। एंड लेवल इज द फर्म ऑपरेशनल एम्प्लॉयज, मिडल मैनेजर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव। In the past, these systems could not share data and operated as independent systems, के वो ऑपरेट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट सिस्टम के अंदर। टू डे वन सूट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल इज द फॉर्म इन बिजनेस इंटेलिजेंस। हाँ जी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का कंबाइंड होना जरूरी है, फिर ही हम क्या कर सकते हैं। एनालिटिक पैकेज इज एबल टू इंटीग्रेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, जितना भी एनालिटिकल पैकेज होगा वो तभी एबल होगा तमाम इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में, अदरवाइज वो अनेबल नहीं होता। ब्रिंग इट टू मैनेजर्स डेस्कटॉप और मोबाइल प्लेटफॉर्म, जो कि हमारे मैनेजर्स के डेस्कटॉप और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स को बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब आते हैं यूजर इंटरफेस। तो कहता है कि जितना भी आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंटरप्राइज और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सारी चीजें क्या है, मिडिल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव, इन तीनों को देखते हुए अपने मुताबिक बात करवाता है, फिर इसको बात करवाने के लिए देखा जाया जाता है। अदरवाइज ये हमारा सिस्टम जो है उसके मुताबिक वर्क नहीं करता है। इंटरफेस जिसके मुताबिक हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं, ये डाटा को गेट कर सकते हैं, उसके मुताबिक कहता है यूजर इंटरफेस। बिजनेस पीपल्स आर नो लॉन्गर टाइड टू देयर डेस्क एंड desktop. They often learn quicker from a visual representation of data than from a dry report with columns and rows of information. क्या कॉलम एंड रो की इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है उसके मुताबिक डाटा को देखता है, उसकी रिपोर्ट्स बनाता है। Today's business analytics software should synthesize visual techniques such as dashboards and score कार्ड्स के आपके पास जितने भी विजुअल रेटिंग है उनके मुताबिक इंफॉर्मेशन लेते हुए उनका डैशबोर्ड या स्कोर कार्ड्स को हम लोग देखते हैं। दे आल्सो भी एबल टू डिलीवर, अच्छा वो अपनी रिपोर्ट किस किस पे एबल हो सकते हैं अपनी रिपोर्ट देने के लिए, ब्लैकबेरीज पे, आईफोन पर, अदर मोबाइल जितने भी हैंडहेल्ड डिवाइसेज हैं जो कि वेब पोर्टल को लेते हैं। अच्छा इसमें इन्होंने सोशल साइट्स का भी जिक्र किया जैसे ट्विटर और फेसबुक, ये तमाम वो सोशल साइट्स हैं जिनके जरिए हम ऑनलाइन ग्रुपिंग के साथ रब्ता कर सकते हैं जो कि हमारे लिए ईजी है फेस टू फेस। हमारा डिस्टेंस कवर करने के लिए जो हमें टाइम लगता है वो हमारा बच जाता है। इसको हमें ना ये एक ऐड मिल जाता है जिससे हम लोग फायदा उठा सकते हैं। तो हम लोग इन्हीं चीजों को देखते हुए यूजर इंटरफेस पे वर्क कर सकते हैं। अच्छा यूजर इंटरफेस, डिलीवरी प्लेटफॉर्म, MIS, DSS, मैनेजरियल यूजर्स एंड मेथड्स, बिजनेस एनालिटिक टूल सेट, बिजनेस इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा फ्रॉम बिजनेस इन्वायरमेंट। ये बेसिक 6 इन्वायरमेंट थे जिनको मैंने आपको बैक टू एंड ये स्टार्ट टू एंड भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि ये सारे हमारे पास इन्वायरमेंट में चलते हैं। अब उसी के ऊपर देखते हुए, इसी रिपोर्ट को देखते हुए बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स फॉर डिसीजन सपोर्ट के उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। बिजनेस इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में डाटा फ्रॉम बिजनेस इन्वायरमेंट। अब फिर उसके बाद वो जब बिजनेस इन्वायरमेंट आता है, बिजनेस इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हमारे पास सर्कल तैयार हो जाता है बिजनेस एनालिटिक टूल सेट का। फिर थर्ड पे आता है मैनेजरियल यूजर्स एंड मेथड्स का। अब जब हम डाटा फ्रॉम बिजनेस इन्वायरमेंट्स को देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, यहाँ पे 7 पॉइंट्स आते हैं। नंबर 1 कॉल सेंटर, नंबर 2 वेबसाइट, नंबर 3 मोबाइल डिवाइसेस, नंबर 4 ब्लॉग्स, नंबर 5 स्टोर, नंबर 6 सप्लायर्स, नंबर 7 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यानी जो कॉल सेंटर्स के जरिए भी हम लोग डाटा अपना फ्रॉम कर सकते हैं एनवायरमेंट के लिए, या मोबाइल वेबसाइट से भी, मोबाइल की डिवाइसेस से भी, वो ब्लॉग्स जो कि एक साइड पे लिखे हुए टाइटल्स वगैरह होते हैं ना उनसे भी। अब हमारे पास सप्लायर्स हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टोर वगैरह आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आते हैं। अब बिजनेस इंटेलिजेंस में जब हम देखते हैं उसमें डेटाबेस होनी चाहिए, रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, डाटा वेयर हाउसेस यानी कि ऑलरेडी वहाँ पे स्टॉक्स मौजूद हों, डाटा के मार्क्स होते हैं जो कि उसी डाटा के रिलेटेड फर्दर डाटा को निकालते हैं। बिजनेस एनालिटिक टूल सेट कौन कौन से होते हैं जिनमें एनालिसिस किया जा सकता है, स्टैटिस्टिकल मॉडल, डाटा माइनिंग, ओलैप एंड प्रोड्यूसर प्रोडक्शन रिपोर्ट्स। इन सब के अंदर देखते हुए ये वो तमाम सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक टूल्स हैं डाटा की एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा 98%, 96% कितने परसेंट लेवल ठीक है। मैनेजरियल यूजर्स एंड मेथड, बिजनेस स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बैलेंस्ड स्कोर कार्ड एंड फॉरेस्ट कार्ड। यहाँ पे हमारे पास इस चीजों को देखते हुए इसके ऊपर वर्क किया जाता है कि बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे चल रही है, बैलेंस का सिक्योर कार्ड कैसे चल रहा है, फॉरेस्ट कार्ड हम लोग किस तरह से इसकी कार्ड को देख रहे हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब आते हैं हम प्लेटफॉर्म पे, MIS, DSS, ISS, ये इसके
तीन मेन प्लेटफॉर्म है जो उसको लेके वर्क कराते हैं। फिर उसके ऊपर देखते हुए यूजर इंटरफेस बनता है जो यूजर को देखता है कि यूजर कैसे इसके अंदर रखते हुए वर्क कर सकता है। ये वही तमाम जो 6 पॉइंट्स है ना वही वाले हमारे पास आए जो मैंने अभी आपको एनवायरमेंटल में बताए थे। 1 2 3 4 5 6 आ जाते हैं। फिर उसमें रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, स्कोरबोर्ड, डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब पोर्टल एंड सोशल मीडिया, वो तमाम इंटरफेस जिनके जरिए हमारा कम्युनिकेशन लेवल बढ़ सकता है, उसको हम लोगों ने नाम दिया है। अब यहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस यूजर्स आ जाते हैं। इसको 3 कैटेगरीज में हमने डिफाइन किया। पावर यूजर्स, प्रोड्यूसर्स 20% ऑफ एम्प्लॉयज, कैपेबिलिटीज और कैजुअल यूजर्स। कैजुअल यूजर्स में कंज्यूमर्स आ जाते हैं। इसमें प्रोड्यूसर 20% थे, इसमें 80% ऑफ एम्प्लॉयज। आईटी डेवलपर क्या करेंगे, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स को देखेंगे, कस्टमर और सप्लायर्स की। ऑपरेशनल एम्प्लॉयज के अंदर देखते हैं कि ऑपरेशनल एम्प्लॉयज कैसे वर्क करें, चीज को कैसे अंडरस्टैंड करें, क्या वो चीज को बयान कर रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं, या उनका ऑपरेशन लेवल क्या है। तो यूजर्स आ जाते हैं, वो पैरामीटर रिपोर्ट्स बनाते हैं कि हाँ हमारी रिपोर्ट जो है बहुत अच्छी जा रही है, वो डैशबोर्ड्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये आईटी डेवलपर्स और दोनों के अंदर ये चीज आ जाती है, इस वजह से इसका थोड़ा सा इस तरह करके। अब आते हैं सीनियर मैनेजर्स। विदाउट सीनियर मैनेजर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि जो एक्सपीरियंस पे चीज पे काम चलता है वही आगे फर्दर हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है। बिजनेस एनालिटिक्स क्या हो जाता है, एड होक क्यूरीज, ड्रिल डाउन, सर्च ओलैप्स, मैनेजर स्टाफ कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से चीजों को लेकर चल रहा है। एनालिटिकल मॉडल्स क्या होते हैं, फोरकास्ट आ जाती है, व्हाट इफ एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल मॉडल के बिजनेस एनालिसिस कैसे वर्क कर रहे हैं, हमारा फोरकास्ट क्या, हम एनालिसिस जो है वो ठीक आया कि नहीं आया, उसके मुताबिक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरह की चीजों को हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करते हैं। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। ERP stands for Enterprise Resources Planning, E for Enterprise, R for Resource, P for Planning। Enterprise Resource Planning की अब डेफिनेशन देखते हैं, ये हमारे पास क्या है। Let's start। Enterprise Resource Planning, ERP is an integrated computer-based system used to manage internal and external resources including tangible assets, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। टेंजिबल एसेट्स वो वाले होते हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इसके अंदर हम आपको फर्क बताते हैं कि टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्या होता है। टेंजिबल का मतलब है टचेबल चीज, और इनटेंजिबल वो जिसको हम टच नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास वो एसेट्स आ जाते हैं, लाइक बिल्डिंग्स आ जाती हैं, या फिर हमारे पास वो तमाम चीजें आ जाती हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो कि हमारे डाटा को देखते हुए फाइनेंशियली वर्क करवा रहे हैं, हमारा मटीरियल्स देख रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लोग कितने, एम्प्लॉयज कितने हैं, कितने लेवल से वर्क कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, ये या फिर उनका बजट लेवल किस तरह से लेके चलना है, उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। जहां ईआरपी होगा वहां बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है। इट इज ए सॉफ्टवेयर architecture whose purpose is to facilitate the flow of information between all business functions inside the boundaries of the organization and manage the connections टू आउटसाइड स्टेक होल्डर्स। के हमारे जितने भी आउटसाइड स्टेक होल्डर्स हैं वो किस तरह से बिजनेस फंक्शंस को डील करते हैं, उनका इनसाइड लेवल क्या है, वो बाउंड्रीज को कैसे सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को तमाम ऑर्गेनाइजेशन के मिड में। अपने जितना भी फंक्शन है वो एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको जितना फंक्शन बताया गया उसने अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हुए किस तरह से वर्क करना है, और जितने उनके स्टेक होल्डर्स यानी कि वो मेंबर जो कि शेयर करते हैं अपना कोई पार्ट रखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके साथ वो किस तरह से डीलिंग करते हैं, उनका कनेक्शन को कैसे मैनेज करते हैं। ERP इज बिल्ड ऑन ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ठीक है, वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस करता है जिसके मुताबिक क्या है कि डेटाबेस देखा जाता है कि आपका डेटाबेस ओरिजिनल कैसे वर्क करवा रहा है। नॉर्मली यूटिलाइजिंग अ कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाता है कि तमाम सिस्टम जो है एक ही कंप्यूटर के साथ मैनेज कर रहे हैं। कंसोलिडेट ऑल बिजनेस ऑपरेशंस इनटू यूनिफॉर्म एंड एंटरप्राइज वाइड सिस्टम एनवायरनमेंट। और ये तमाम सिस्टम को जो है वो एंटरप्राइज करता है कि वाइड रेंज में जितने भी एंटरप्राइजेस सिस्टम्स हैं उनको लेते हुए वर्क करवाता है कि हमारा सिस्टम जो है वो वाइड रेंज में, खुली रेंज में वर्क करवा रहा है, चीजों को देख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ एंटरप्राइज इंटीग्रेटेड सिस्टम्स वर्क। किस तरह से एक एंटरप्राइज सिस्टम जो है वो वर्क करता है। लाइक यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर उसके मुताबिक आगे फर्दर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। एंटरप्राइज सिस्टम फीचर अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर modules and a central database that enables data to be shared by many different business processes and functional
एरिया थ्रू आउट द इंटरप्राइज, कि हमारे इंटरप्राइज को देखते हुए या पूरे सिस्टम को देखते हुए कैसे कौन सी चीज जो है वो वर्क करती है, चीज को लेकर चलती है, अंडरस्टैंड करवाती है। हमारा सेंट्रल डेटाबेस जैसे अनेबल होता है वो अपने मल्टीपल एनालिसिस को या अपने चीजों को कैसे वो शेयर करता है, वो कैसे एबल होता है अपने डाटा को फंक्शनल एरियाज में ले जाने के लिए पूरे इंटरप्राइज सिस्टम्स को देखते हुए। अब इसमें हम इंटरप्राइज सिस्टम्स के इंटीग्रेशंस को देखते हैं। इनमें हम क्या करेंगे, सेल एक हमने कहा एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, उसके मुताबिक ये तमाम सिस्टम को मैनेज करता है। उसमें सेंट्रलाइज डेटाबेस जो होता है वो एक कॉमन कंप्यूटिंग सिस्टम के साथ वर्क करता है। ये ओवरऑल बताता है कि कॉमन कंप्यूटिंग सिस्टम है जैसे वर्क कर उसमें फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। अच्छा, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। वो कहता है कैश ऑन हैंड, आप फौरन कैश दे रहे हैं, कोई चेक्स वगैरह नहीं कर रहे। अकाउंटेबल रिसीवेबल, के हमने जी अकाउंट्स रिसीवेबल रखने के ऐसी टर्म जो कि उनको हमने अकाउंट का रिसीवेबल। कस्टमर क्रेडिट, जिनको हमने कह दिया हाँ हाँ पैसे हमने दे दिए, हाँ आप देने। रेवेन्यू क्या होता है, जितना हमारे पास रेवेन्यू कि हमारा काम कितना हुआ, हमारा बजट कितना है, चीजें कितनी कंसीडर हुई है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब बात है ह्यूमन रिसोर्सेज पे, हमारा आवर्स वर्क कितना है, लेबर कॉस्ट क्या है और जॉब स्किल्स क्या है, किस तरह से रहते हुए इन चीजों को वर्क करता है, उनके ऑन लेवल क्या है, किस तरह से वो चीजों को बयान कर रहा है, क्या उनकी लेबर कॉस्ट क्या है, उनका स्किल्स क्या है, कैसे वो चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। सेल्स एंड मार्केटिंग में आता है कि हमारे पास ऑर्डर्स क्या आ रहे हैं, सेल्स की फोरकास्टिंग कैसे कर रही है, हम रिक्वेस्ट कहाँ से ले रहे हैं, प्राइस की चेंजिंग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उसी के मुताबिक इसको फर्दर करवाता है। पहले हमने देखना हमारे पास ऑर्डर क्या है, फिर उनको सेल्स देखना है क्या इन सेल्स के अंदर हम चीजों को रिटर्न कर सकते हैं, उनकी प्राइसेस देखनी है कि प्राइसेस क्या चल रही हैं चीजों की, किस तरह से हम उस चीज की प्राइसेस को देके जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में हमारे पास क्या आता है, मटीरियल, प्रोडक्शन शेड्यूल्स, शिपमेंट डिटेल्स, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कैपेसिटी एंड परचेज। इसके हमारा मटेरियल क्या है, किस तरह से मटेरियल हम लोग लेके हमारे जो मटेरियल उसके ऊपर हम बनाना क्या चाह रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन का शेड्यूल क्या है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या लेवल हमारा है, किस डेट पे प्रोडक्शन डेट स्टार्ट हो रही है, एंडिंग डेट क्या है, और उसके मुताबिक रखते हैं उसके टाइम टेबल में, डेडलाइन में हम कैसे वर्क करते हैं। शिपमेंट यानी कि हमने अपने डाटा को किस तरह से उसके जो सेलर्स हैं उन तक पहुंचाना है। अब प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे क्या और से और हम इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इनके परचेजेस, अगर इसके बाद हमें कुछ और अपना खाम माल खरीदना पड़े तो हम खरीद सकते हैं। ये पूरा एक साइकिल है जो कि वर्क करता है इंटरप्राइज में अपने सिस्टम को करते हुए, हमें फ्लो चार्ट की शक्ल में दिखाया गया। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज सिस्टम डेवलपमेंट या एरियाज आ जाते हैं। इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। नंबर 1 कस्टमर सर्विसेज, डाटा इज अबाउट क्लाइंट्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर सर्विसेज, ईडीआई ट्रांसफर ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सेस। की हमारी कस्टमर सर्विसेज में डेटाबेस जितना भी आता है क्लाइंट्स के बारे में, ऑर्डर की प्रोसेसिंग देखी जाती है, ऑर्डर की सर्विसेज चेक की जाती है कि ऑर्डर जो है वो सही तरह से पहुंचाया जा रहा है, क्या वो ट्रांसफर कर रहा है अपने डॉक्यूमेंट को, और इंटरनेट की एक्सेस मिल रही है कि हमारा जो इंटरनेट है वो हमें टाइम पे मिल रहा है, उसके मुताबिक रखते हुए ये वर्क कर। नेक्स्ट लेवल पे हम प्रोडक्शन पे आते हैं। प्रोडक्शन में हमारे पास क्या चीज आती है, प्रोडक्शन कैसे मेजर करता है, होलसेल सर्विसेज, प्रोडक्शन कॉस्ट, कैलकुलेटिंग परचेजिंग मटेरियल्स, रॉ, एस्टेब्लिशिंग टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन, फोरकास्टिंग ऑफ कैपेबिलिटीज, कैलकुलेटिंग ऑफ क्रिटिकल लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, प्रोसेस प्रोडक्शन कंट्रोल ईटीसी यूटेंसिल्स आ जाते हैं। कि हमारे पास जितना भी प्रोडक्शन लेवल उसमें होलसेल की सर्विसेज देखी जाती हैं, प्रोडक्शन लेवल देखा जाता है, उनके अखराजात देखे जाते हैं, परचेजिंग का मटेरियल देखा जाता है, फिर उन सबको कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के बाद वो क्रिटिकल लेवल जितना मुश्किल लेवल होता है उसकी सबकी इन्वेंट्री देखी जाती है, प्रोसेस की प्रोडक्शन कंट्रोल देखी जाती है, ईटीसी। इन सब चीजों के बाद करने के बाद हम लोग वर्क करते हैं। फाइनेंस में आते हैं। फाइनेंस क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है या अकाउंटिंग का लेवल है कैसे वर्क करता है। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स फ्लो, के अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट फ्लो कैसे जा रहा है, कंट्रोल कैसे कर रहा है चीजों को। प्रिपेयरिंग एंड रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स, हाँ जी, ये रिपोर्ट्स को तैयार करवाता है कस्टमर की जरूरत को देखते हुए उसके मुताबिक वर्क करवाता है। लॉजिस्टिक चेन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, इनमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट आती है एंड वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड CRM। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कस्टमर्स का रिलेशन देखा जाता है, सप्लाई चेन में कस्टमर एंड एम्प्लॉय दोनों का रिलेशनशिप देखा जाता है। VRM में वेंडर रिलेशनशिप में हम लोग जिसका रिलेशनशिप देखते हैं उसका भी मैं आपको अभी बताती हूँ। इनपुट मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इसमें ये देखते हैं कि हमारा कस्टमर और जो हमारा अपना सॉफ्टवेयर है वो अपने इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, उनके साथ कैसा रिलेशन बना के चल रहा है, उनकी मैनेजमेंट को सही से डील कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, कि हमारा जो एक्सपेक्ट है वो किस तरह से चीजों को देख रहा है, इसको हम लोग इस एंगल में डील करते हैं।
तो इसको हम कहते हैं VRM। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूएशन हुई है ERP सिस्टम की। ERPs आया, उसके अंदर हमने कंट्रोलिंग एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन देखी। अब हमने कहा 1990s में ऐसा क्या हुआ था, मैनेजरियल मैनेजमेंट आई थी, फाइनेंशियल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्लांट मैनेजमेंट आ जाते हैं। यानी कि हमने मैनेजरियल को किया था, मटेरियल्स कैसे हमने देखे थे, मटेरियल कैसे देखते हुए, फाइनेंस का अकाउंट क्या था, इन्वेस्टमेंट देखी थी हमारी कितनी जा रही है, क्वालिटी उसमें मुताबिक आ रही है कि नहीं आ रही, हमने हमारी पर्सनल मैनेजमेंट सही जा रही है, HRM यानी कि हमारे एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप सही वर्क कर रहा है, हमने जो चीज बिल्ड करने से वो कर पाए हैं। अब MRP2 में क्या आता है, हमारे पास 1970s का रिलेशन आ गया कि इसमें सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग हुई थी, सिमुलेशन एंड फोरकास्टिंग, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया था लुक लाइक अ रियल। अब MRP में 1 में हमने जो देखा वो ये था कि 1960s में कि मास्टर प्रोडक्शन हमारे पास शेड्यूल यानी कि 1 by 1 शेड्यूल बनाया गया था कि हमारा जो शेड्यूल है कि इतने टाइम पे हमारी चीज तैयार होनी है, उसके मुताबिक रखते हुए ये काम करेगा। फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग देखी थी कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने प्लानिंग की है, कैपेसिटी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हुई है, एग्जीक्यूट किया है हमने, मटेरियल्स के प्लान्स को देखा है। वेव 1 में MRP है, वेव 2 में ERP, वेव 3 में कस्टमर सेंट्रिक इंटीग्रेशन के आपका सेंट्रिक इंटीग्रेशन कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, इंटरप्राइज इंटीग्रेशन क्या है कि आपके इंटरप्राइज इंटीग्रेशन के साथ आप लोग वर्क कैसे करें, चीजों को कैसे देखें। स्ट्रक्चर ऑफ ERP सिस्टम, अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ERP सिस्टम में हमने देखना है इंटरप्राइज, एक्सटेंडेड एंड एक्सटेंडेड, कस्टमर, सप्लायर्स, ERP मैनेजर्स एंड स्टेक होल्डर्स। इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ रही है, सेल्स फोरकास्टिंग, कस्टमर सर्विसेज, रिप्रेजेंटेटिव, बैक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर एंड SCM, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हमारे सप्लाई चेन का मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, चीजों को कैसे लेकर चल रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करें, चीजों को देख कैसे रहे, वर्क कैसे करें, काम को कैसे लेके चल रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, हमारी चीजों को कैसे मैनेज किया जा रहा है, सेल्स एंड मार्केटिंग के हम सेल्स एंड मार्केटिंग को कैसे देख रहे हैं, कस्टमर का एम्प्लॉय के साथ जो रिलेशनशिप है ये उसको डील करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ERP में डायग्राम आ जाती है जिसमें हम देखते हैं CRM को, HRM को, SCM को, यानी कि अब कस्टमर और ह्यूमन रिसोर्सेज और SCM सप्लाई चेन आ जाती है। अब जो है हमारे पास CRM है उसमें क्लाइंट की प्रोफाइल देखेंगे, क्लाइंट का सपोर्ट सिस्टम देखेंगे, फिर उसके बाद सेल्स प्रोसेस मैनेजमेंट देखेंगे, हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट ठीक कर रहा है, मैनेज ठीक कर रहा है। फिर HRM में देखेंगे एम्प्लॉय, हमारे पास रिलेशन कैसे चल रही है, एम्प्लॉय की मैनेजमेंट कैसे हो रही है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट कैसे हो रही है, ब्रांच एजेंट क्या चल रहा है, फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट क्या है, चीजों को कैसे मैनेज किया जा रहा है, सेल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, परचेज मैनेजमेंट, issues, customer receiving and order, the shipment of production, keep an account, invoicing, receive payments, सेल्स प्रोसेस आ जाती है, ऑर्डर्स एंड इन्वेंशन, ये हमारी कस्टमर साइड्स है। अब यहाँ पे ये सप्लायर साइड्स है, इन्वेंट्री में स्टॉक्स आ जाते हैं, चेक्स इन चेक्स आउट, स्टॉक का ट्रांसफर किया जाता है, हमको देखा जाता है कि स्टॉक कैसे आया, फिर उनको ट्रांसफर करना है, उनका स्टेक होल्डर के साथ हमने अपना वर्क देखना है, हमारा वर्क कैसा चल रहा है। अब परचेज मैनेजमेंट में हमने परचेजिंग लेवल को देखना है कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट है उसके मुताबिक काम हुआ, हमारा ऑर्डर वर्क किया, अराइवल जितनी गई प्रोडक्ट की सही गई है, हमने अपना स्टॉक सही से मैनेज किया कि मौजूद है कि नहीं मौजूद, हमें टाइम भी सारी चीजें पता है। नेक्स्ट हम कहते हैं अपने अकाउंटेंट में हमने नजर रखनी है, उसकी पेमेंट लेवल क्या है, किस तरह से वर्क कर रहा है। फिर हम देखते हैं डाटा एनालिसिस रिपोर्ट्स, एंड देन डाटा एनालिसिस रिपोर्ट में हमने डाटा माइनिंग को मेजर किया कि हमने किस किस फील्ड को लेके चले, उनका स्टॉक्स को देखा, डाटाबेस एनालिसिस किया। फिर यहाँ इन्वेंट्री से ही निकला प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कि रॉ मटेरियल देख रहा है कि आपने जो अपना एक मटेरियल तैयार करने के लिए आपने कहाँ से रब्ता किया, लाइन मैनेजमेंट के 1 by 1 आप किस मैनेजमेंट को देखना है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग फॉरकास्टिंग, फिर प्रोडक्शन आपका लेवल क्या है, फिर शेड्यूलिंग फॉरकास्टिंग क्या है। IT मैनेजमेंट में हम लोग IT के यानी कि अपना पब्लिसिटी लेवल चेक करते हैं किस तरह से ये मैनेज करता है। अच्छा, यहाँ पे जो पेमेंट है ना वो जाके अकाउंटेबल पेएबल पे लगती है। अब यहाँ पे जो आता है वो एसेट्स का मैनेज किया कि हमारी जो एसेट्स हैं या जितने भी हमने खर्चा किया, जो भी किया वो क्या क्या है, हमारा रिकॉर्ड का मेंटेन हमने करना है, अपनी फाइल मैनेजमेंट को देखनी है। अब यहाँ पे आए अकाउंट पेएबल पे, फिर ये अकाउंट पेएबल राब्ता करता है LCGL ओवर अकाउंट से, फिर ये राब्ता करता है अकाउंट रिसीवेबल से, तब जाके हमें अकाउंट के रिसीवेबल मिलते हैं। यानी कि यहाँ से होता हुआ अगर इसको देखें तो 2 वे, यहाँ से इधर से आ रहा है और इधर से दोनों इसी पे फोकस कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट आ जाती है, अकाउंटिंग आ जाती है, एंड रिपोर्ट मैनेजमेंट। इन सब चीजों को हमने देखते हुए एक ERP डायग्राम बनाई है जो हमारे कस्टमर और सप्लायर का रिलेशनशिप बनाती है, जिसको बेस बनाते हुए हम अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं और इनकी इन्वेंशन करते हैं, उसके मुताबिक हम अपनी चीज को तैयार करवाते हैं।
हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। In sport systems, all components data management includes the database which contains relevant data for the situation and is managed by a software called DBMS यानी कि database management system. DBMS stands for database management system. D for data, B for base, M for management, S for system. की वो डाटा मैनेजमेंट जिसके अंदर हमने तमाम रेलिवेंट डाटा जिस सिचुएशन के रिलेटेड है उसको एक सॉफ्टवेयर के साथ मैनेज किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को नाम दिया जाता है DBMS, database management system. Management system of model database include financial, statistical, management sciences or other models that provide the systems analytical capabilities and an appropriate software management. कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर इंक्लूड फाइनेंशियल यानी कि हमारे माली, स्टैटिस्टिकल जो कि मेजरमेंट एनालिसिस करते हैं, मैनेजमेंट की साइंसेस और अदर मॉडल जो कि प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, उनकी तमाम कैपेबिलिटीज को और इनको प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट करने के लिए। ये था मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अब आते हैं कम्युनिकेशन सब सिस्टम पे। कम्युनिकेशन सब सिस्टम, द यूजर कैन कम्युनिकेट विद एंड कम्युनिकेट एंड कमांड द DSS थ्रू दिस सिस्टम के जितना भी DSS है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वो इस सिस्टम के जरिए वर्क करता है। इट प्रोवाइड्स द यूजर इंटरफेस, यूजर को ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर रहते हुए यूजर कम्युनिकेट करता है और बताता है कि हमारा ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, काम को कैसे लेके चल रहा है। प्रोड्यूस मैनेजमेंट, प्रोड्यूसर मैनेजमेंट ऑफ प्रोड्यूस बेस या प्रोड्यूसर की बेस मैनेजमेंट करती है। द ऑप्शनल सब सिस्टम कैन सपोर्ट एनी ऑफ द अदर सब सिस्टम के बहुत से सब सिस्टम पे बेस करते हुए वर्क करता है। मेनली मॉडल मैनेजमेंट, हाँ जी मेनली हमारे पास क्या होती है मॉडल मैनेजमेंट। इसको मेनली फोकस इस पे किसके होता है प्रोड्यूसर मैनेजमेंट का, मॉडल मैनेजमेंट पे कि ऑलरेडी जो बनी हुई चीज है उसको देख के कैसे ये वर्क करता है, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करता है, फिर उसके मुताबिक ये फर्दर चीजों को वर्क करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 6 एलिमेंट इन बिजनेस इंटेलिजेंट इन्वायरमेंट। डाटा from the business environment, number 1, number 2 then business intelligence infrastructure, number 3 business analytic tool sets, मैनेजरियल यूजर्स एंड मेथड्स आ जाती हैं। 4th नंबर पे इसको लेके वर्क करता है। फिर डिलीवरी प्लेटफॉर्म MIS, ये 5 पॉइंट है, MIS, DSS, ESS, यूजर इंटरफेस। डाटा फ्रॉम द बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन को हम देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट से क्या, इसका मतलब ये है कि हमने अपना जो डाटा है वो बिजनेस इन्वायरमेंट से लेना है, उसको लेते हुए उसके ऊपर वर्क करवाना है कि हमारा डाटा बिजनेस इन्वायरमेंट को कैसे देख रहा है, उन चीजों को कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है। डाटा फ्रॉम द बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस मस्ट डील विद बोथ सब्सट्रैक्टेड एंड अनसब्सट्रैक्टेड डाटा। बिजनेस आपके सब्सट्रैक्टेड और सब्सट्रैक्टेड दोनों के साथ डीलिंग करता है। फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज, मुख्तलिफ सोर्सेज को देखते हुए इनके अंदर मोबाइल including mobile devices and the internet, the data need to be integrated and organized so that they can be analyzed and used by a human decision maker। आम इंसानों के डिसीजन को देखते हुए इनके इसके मुताबिक ये वर्क करता है। इसमें सब्ट्रैक्टेड एंड अनसब्ट्रैक्टेड दोनों सिचुएशन से आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दोनों सिचुएशन से एक साथ ही हमें आए सामना करना पड़े और उनको हम डिफरेंटली भी सामना करते हैं, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा हमने कंसिडर किया। अगर ये दोनों एक ही सिचुएशन में आती तो इसको हम सेमी सब्ट्रैक्टेड का नाम देते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है बिजनेस इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंटेलिजेंस लेवल को चेक किया जाता है कि जो हम काम कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं, उस तरह की चीजों को काम सही से कर रहे हैं, चीजें सही से मैनेज कर रहे हैं। The underlying foundation of business intelligence is a powerful database system that captures all the relevant data to operate the business. The data may be stored in transactional database or combined and integrated into an enterprise data warehouse are series of interrelated data marts। के data marts को देखते हुए, ये data sciences को देखते हुए किस तरह से हम उसके मुताबिक वर्क करते हैं। पावरफुल डेटाबेस सिस्टम्स हैं जो कैप्चर करते हैं तमाम रेलिवेंट डाटा को और ऑपरेट करते हैं उसके बिजनेस को। डाटा को हम स्टोर करते हैं किसके अंदर, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस के अंदर, जिसको कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है और इंटीग्रेट किया जाता है, यानी कि उसके अंदर से कुछ पार्ट लिया जाता है, फिर उसके अंदर देखते हुए डाटा वेयर हाउसेस ऑलरेडी डाटा को देखा जाता है और सीरीज की जाती है इंटर रिलेटेड, यानी कि मौजूद डाटा के अंदर से कुछ पार्ट भी लेना और फिर उसके इंटेलिजेंस लेवल को चेक करना, देखते हुए उसके मुताबिक वर्क करना। बिजनेस एनालिटिक
सेट, ऐसा टूल सेट निकालना जो इस डाटा को एनालिसिस कर सके, ज्यादा उसका पॉइंट बता सके, उसके मुताबिक रिपोर्ट्स और रिस्पॉन्ड जितने भी क्वेश्चन है मैनेजर के वो हमारे पास दे सके। बिजनेस एनालिटिक टूल सेट, अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स आर यूज्ड टू एनालिसिस डाटा एंड प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, respond to questions posed by managers and track the progress of the business using key indicators of the परफॉर्मेंस आ जाती है। यहाँ पे इसमें क्या है कि वो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जैसे टूल एनालिसिस करता है डाटा का, रिपोर्ट्स का, और फिर उसके बाद उनको रिस्पॉन्ड करता है जितने भी मैनेजर्स हैं, फिर उसके बाद उनके मुताबिक देखते हुए यूजिंग की इंडिकेटर्स, आपकी की इंडिकेटर्स की को फॉलो करता है, इंडिकेट करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, चीजों को आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उसके मुताबिक ये वर्क करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है फोर्थ नंबर पे, मैनेजेरियल यूजर्स एंड मेथड्स। कि मैनेजेरियल हम यूजर्स एंड मेथड्स को कैसे देखते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर ओनली एज इंटेलिजेंट एज द ह्यूमन बीइंग हु यूज देम। हाँ जी, ये कैसे कि जैसा कि इंसान हमारे पास इंटेलिजेंस है ना, हम पूरी कोशिश करते हैं कि इंसान के मिलते जुलते उतनी ही कैपेबिलिटी हम लोग चीजों को तैयार करें। मैनेजर्स इम्पोज ऑर्डर ऑन द एनालिसिस ऑफ द डाटा यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मैनेजेरियल मेथड्स दैट डिफाइन स्ट्रेटेजिक बिजनेस गोल्स एंड स्पेसिफाई हाउ प्रोग्रेस विल बी मेजर्ड। दीज यहाँ पे मैनेजर्स इम्पोज करते हैं, ऑर्डर का एनालिसिस करते हैं, फिर उनके बाद वैरायटी देखते हैं मैनेजेरियल मेथड्स की, यानी कि वो डाटा जिसके अंदर हमने स्ट्रेटेजी अप्लाई की है अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन पे जाने के लिए। दीज इंक्लूड बिजनेस परफॉर्मेंस, इसके अंदर बिजनेस की परफॉर्मेंस इंक्लूड होगी, मैनेजमेंट होगी, बैलेंस्ड score raised होगा and approaches focusing on key performance indicators and industry strategic analysis focuses on changes in the general business environment with special attention to competitors की कितनी special attention जाती है, हम अपने competitors से कैसे बात कर रहे हैं, चीजों को कैसे देख रहे हैं, उसके ऊपर देखते हुए हम अपनी चीजों पे कैसे फोकस करते हैं, अपना मुकाबला देखते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। हमारे पास दूध की फैक्ट्री है तो वो क्या करेगी, तो वो अपने कंपटीटर का देखेगी इनका टेस्ट क्या है, अगर वो मैंगो के जूसेस बना रहे हैं या एप्पल के बना रहे हैं तो वो किस चीज को, कौन सा फूड जो है वो टेस्ट डाल रहे हैं, तो हम भी उससे बेहतर टेस्ट बनाएं या उसकी क्वालिटी या उसका जो है सेविंग लेवल जो होता है उसका, उसको इंक्रीज करवाएं। विदाउट स्ट्रॉन्ग सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट बिजनेस analysis can produce a great idea and a deal of information reports and online screens that focus on the wrong matters and divert attention from the real issues। तो कहते हैं कि अगर हम स्ट्रॉन्ग सीनियर मैनेजमेंट को भी देखे बगैर हम एनालिसिस नहीं कर सकते कि हमने डील कैसे करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन का उनका रिपोर्ट कैसे लेनी है, ऑनलाइन स्क्रीन शेयरिंग कैसे करनी है, और रॉन्ग मैटर्स के ऊपर हम लोग कैसे जो होगा हमारी जो चीज होगी ना वो रॉन्ग मैटर में जाती जाएगी। हम सीनियर मैनेजमेंट के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते और अपनी डाइवर्ट नहीं कर सकते अटेंशन को रियल इश्यूज पे। डाइवर्ट होता है कि इसके अंदर हम चेंजेस ना, यानी कि उसको डिवाइड करना, कि हम इसके अंदर चेंजेस की तरफ तवज्जो होना। यू नीड टू रिमेंबर दैट सो फार ओनली ह्यूमंस कैन आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये बात हमें हमेशा रिमेंबर रहनी चाहिए कि जितने भी इंटेलिजेंट क्वेश्चन होना है वो हमारे पास ह्यूमंस के माइंड में आते हैं, वो उसको देखते हुए वर्क करते हैं, कहते हैं कि ये चीज ऐसे निकली है, इसके मुताबिक आप कैसे वर्क करेंगे, चीजों को कैसे कंसिडर पॉइंट पे 51 है डिलीवरी प्लेटफॉर्म MIS DSS DSS। MIS क्या है, हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंटरप्राइज सिस्टम्स आ जाती हैं। अब फर्स्ट में आता है द रिजल्ट from business intelligence analytics are delivered to managers and employees in a variety of ways। कौन कौन से variety of ways हैं जो managers employees को देते हैं, इनमें हमारे पास depending on what they need to know perform their jobs। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी कौन कौन सी जॉब करनी है। वो कहते हैं डिफरेंट वेज तो देते हैं लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया हो कि एम्प्लॉयज ने कौन सी जॉब करनी है और कैसे करनी है। MIS BSS एंड ESS। MIS क्या वर्क कर रहा है, DSS कैसे कर रहा है, DSS कैसे कर रहा है। डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू डिफरेंट पीपल, अपने इंफॉर्मेशन जो है नॉलेज है वो मुख्तलिफ लोगों को देनी है। एंड लेवल इज द फर्म ऑपरेशनल एम्प्लॉयज मिडल मैनेजर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव। इन द पास्ट दीज सिस्टम्स कुड नॉट शेयर डाटा एंड ऑपरेटेड एज इंडिपेंडेंट सिस्टम्स, के वो ऑपरेट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट सिस्टम के अंदर। टुडे वन सूट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल इज द फॉर्म इन बिजनेस इंटेलिजेंस। हाँ जी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का कंबाइंड होना जरूरी है, फिर ही हम क्या कर सकते हैं। एनालिटिक पैकेज इज एबल टू इंटीग्रेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। जितना भी एनालिटिकल पैकेज होगा वो तभी एबल होगा तमाम इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में, अदरवाइज वो अनेबल नहीं होता। ब्रिंग इट टू मैनेजर्स डेस्कटॉप और मोबाइल प्लेटफॉर्म, जो कि हमारे मैनेजर्स के डेस्कटॉप और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स को बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब आते हैं
यूजर इंटरफेस। तो कहता है कि जितना भी आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंटरप्राइज और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो सारी चीजें क्या है, मिडिल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव, इन तीनों को देखते हुए उसके मुताबिक बात करवाता है। फिर इसको बात करवाने के लिए देखा जाया जाता है, अदरवाइज ये हमारा सिस्टम जो है उसके मुताबिक वर्क नहीं करता है। इंटरफेस जिसके मुताबिक हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं, ये डाटा को गेट कर सकते हैं, उसके मुताबिक कहता है यूजर इंटरफेस बिजनेस पीपल्स आर नो लॉन्गर टाइड टू देयर डेस्क एंड desktop. They often learn quicker from a visual representation of data than from a dry report with columns and rows of information. कि आपकी कॉलम एंड रो की इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है, उसके मुताबिक डेटा को देखता है, उसकी रिपोर्ट्स बनाता है। Today's business analytics software should synthesize visual techniques such as dashboards and score कार्ड्स के आपके पास जितने भी विजुअल रेटिंग है उनके मुताबिक इंफॉर्मेशन लेते हुए उनका डैशबोर्ड या स्कोर कार्ड्स को हम लोग देखते हैं। दे आल्सो भी एबल टू डिलीवर, अच्छा वो अपनी रिपोर्ट किस किस पे एबल हो सकते हैं अपनी रिपोर्ट देने के लिए, ब्लैकबेरीज पे, आईफोन पर, अदर मोबाइल जितने भी हैंडहेल्ड डिवाइसेज हैं जो कि वेब पोर्टल को लेते हैं। अच्छा इसमें इन्होंने सोशल साइट्स का भी जिक्र किया, जैसे ट्विटर और फेसबुक, ये तमाम वो सोशल साइट्स हैं जिनके जरिए हम ऑनलाइन ग्रुपिंग के साथ रब्ता कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए ईजी है फेस टू फेस। हमारा डिस्टेंस कवर करने के लिए जो हमें टाइम लगता है वो हमारा बच जाता है। इसको हमें ना ये एक ऐड मिल जाता है जिससे हम लोग फायदा उठा सकते हैं। तो हम लोग इन्हीं चीजों को देखते हुए यूजर इंटरफेस पे वर्क कर सकते हैं। अच्छा यूजर इंटरफेस डिलीवरी प्लेटफॉर्म, MIS, DSS, मैनेजरियल यूजर्स एंड मेथड्स, बिजनेस एनालिटिक टूल सेट, बिजनेस इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा फ्रॉम बिजनेस इन्वायरमेंट। ये बेसिक 6 इन्वायरमेंट थे जिनको मैंने आपको बैक टू एंड एंड ये स्टार्ट टू एंड भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि ये सारे हमारे पास इन्वायरमेंट में चलते हैं। अब उसी के ऊपर देखते हुए, इसी रिपोर्ट को देखते हुए, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स फॉर डिसीजन सपोर्ट के उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, बिजनेस इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में डाटा फ्रॉम बिजनेस इन्वायरमेंट। अब फिर उसके बाद वो जब बिजनेस इन्वायरमेंट आता है, बिजनेस इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हमारे पास सर्कल तैयार हो जाता है, बिजनेस एनालिटिक टूल सेट का। फिर थर्ड पे आता है मैनेजरियल यूजर्स एंड मेथड्स का। अब जब हम डाटा फ्रॉम बिजनेस इन्वायरमेंट्स को देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, यहाँ पे 7 पॉइंट्स आते हैं। नंबर 1 कॉल सेंटर, नंबर 2 वेबसाइट, नंबर 3 मोबाइल डिवाइसेस, नंबर 4 ब्लॉग्स, नंबर 5 स्टोर, नंबर 6 सप्लायर्स, नंबर 7 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यानी जो कॉल सेंटर्स के जरिए भी हम लोग डाटा अपना फ्रॉम कर सकते हैं एनवायरमेंट के लिए, या मोबाइल वेबसाइट से भी, मोबाइल की डिवाइसेस से भी, वो ब्लॉग्स जो कि एक साइड पे लिखे हुए टाइटल्स वगैरह होते हैं ना उनसे भी। अब हमारे पास सप्लायर्स हैं जो कि प्रोवाइड करें, स्टोर्स वगैरह आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आते हैं। अब बिजनेस इंटेलिजेंस में जब हम देखते हैं, उसमें डेटाबेस होनी चाहिए, रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, डाटा वेयर हाउसेस यानी कि ऑलरेडी वहाँ पे स्टॉक्स मौजूद हों, डाटा के मार्क्स होते हैं जो कि उसी डाटा के रिलेटेड फर्दर डाटा को निकालते हैं। बिजनेस एनालिटिक टूल सेट कौन कौन से होते हैं जिनमें एनालिसिस किया जा सकता है, स्टैटिस्टिकल मॉडल, डाटा माइनिंग, ओलैप एंड प्रोड्यूसर प्रोडक्शन रिपोर्ट्स। इन सब के अंदर देखते हुए ये वो तमाम सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक टूल्स हैं, डाटा की एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा 98%, 96% कितने परसेंट लेवल ठीक है। मैनेजरियल यूजर्स एंड मेथड, बिजनेस स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बैलेंस्ड स्कोर कार्ड एंड फॉरेस्ट कार्ड। यहाँ पे हमारे पास इस चीजों को देखते हुए इसके ऊपर वर्क किया जाता है कि बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे चल रही है, बैलेंस का सिक्योर कार्ड कैसे चल रहा है, फॉरेस्ट कार्ड हम लोग किस तरह से इसकी कार्ड को देख रहे हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करें, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब आते हैं हम प्लेटफॉर्म पे, MIS, DSS, ISS, ये इसके 3 मेन प्लेटफॉर्म है जो उसको लेके वर्क कराते हैं। फिर उसके ऊपर देखते हुए यूजर इंटरफेस बनता है जो यूजर को देखता है कि यूजर कैसे इसके अंदर रखते हुए वर्क कर सकता है। ये वही तमाम जो 6 पॉइंट्स है ना, वही वाले हमारे पास आए जो मैंने अभी आपको एनवायरमेंटल में बताए थे। 1 2 3 4 5 6 आ जाते हैं। फिर उसमें रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, स्कोरबोर्ड, डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब पोर्टल एंड सोशल मीडिया, वो तमाम इंटरफेस जिनके जरिए हमारा कम्युनिकेशन लेवल बढ़ सकता है, उसको हम लोगों ने नाम दिया। अब यहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस यूजर्स आ जाते हैं। इसको 3 कैटेगरीज में हमने डिफाइन किया, पावर यूजर्स, प्रोड्यूसर्स 20% ऑफ एम्प्लॉयज, कैपेबिलिटीज और कैजुअल यूजर्स। कैजुअल यूजर्स में कंज्यूमर्स आ जाते हैं। इसमें प्रोड्यूसर 20% थे, इसमें 80% ऑफ एम्प्लॉयज। IT डेवलपर क्या करेंगे, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स को देखेंगे, कस्टमर और सप्लायर्स की ऑपरेशनल एम्प्लॉयज के अंदर देखते हैं कि ऑपरेशनल एम्प्लॉयज कैसे वर्क करें, चीज को कैसे अंडरस्टैंड करें, क्या वो चीज को बयान कर रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं, या उनका ऑपरेशन लेवल क्या है। तो यूजर्स आ जाते हैं,
ऑपरेबल होते हैं, उसके मुताबिक हम लोग पैरामीटर रिपोर्ट्स बनाते हैं कि हाँ हमारी रिपोर्ट जो है बहुत अच्छी जा रही है, वो डैशबोर्ड्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये IT डेवलपर्स और दोनों के अंदर ये चीज आ जाती है, इस वजह से इसका थोड़ा सा इस तरह करके। अब आते हैं सीनियर मैनेजर्स। विदाउट सीनियर मैनेजर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि जो एक्सपीरियंस पे चीज से काम चलता है वही आगे फर्दर हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है। बिजनेस एनालिटिक्स क्या हो जाते हैं? एड होक क्यूरीज ड्रिल डाउन सच ओलैप्स मैनेजर स्टाफ कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से चीजों को लेकर चल रहा है। एनालिटिकल मॉडल्स क्या होते हैं? फोरकास्ट आ जाती है, व्हाट इफ एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल मॉडल के बिजनेस एनालिसिस कैसे वर्क कर रहे हैं, हमारा फोरकास्ट क्या, हम एनालिसिस जो है वो ठीक आया कि नहीं आया, उसके मुताबिक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरह की चीजों को हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करते हैं। ERP stands for Enterprise Resources Planning. E for Enterprise, R for Resource, P for Planning. Enterprise Resource Planning की अब डेफिनेशन देखते हैं, ये हमारे पास क्या है। Let's start. Enterprise Resource Planning (ERP) is an integrated computer-based system used to manage internal and external resources, including tangible assets, financial resources, materials and human resources. Tangible assets वो वाले होते हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इसके अंदर हम आपको फर्क बताते हैं कि टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्या होता है। टेंजिबल का मतलब है टचेबल चीज, और इनटेंजिबल वो जिसको हम टच नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास वो एसेट्स आ जाते हैं, लाइक बिल्डिंग्स आ जाती हैं, या फिर हमारे पास वो तमाम चीजें आ जाती हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो कि हमारे डाटा को देखते हुए फाइनेंशियली वर्क करवा रहे हैं, हमारा मटीरियल्स देख रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लोग कितने, एम्प्लॉयज कितने हैं, कितने लेवल से वो वर्क कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, ये या फिर उनका बजट लेवल किस तरह से लेके चलना है, उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। जहां ERP होगा वहां बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है। इट इज ए सॉफ्टवेयर architecture whose purpose is to facilitate the flow of information between all business functions inside the boundaries of the organization and manage the connections टू आउटसाइड स्टेक होल्डर्स, कि हमारे जितने भी आउटसाइड स्टेक होल्डर्स हैं वो किस तरह से बिजनेस फंक्शंस को डील करते हैं, उनका इनसाइड लेवल क्या है, वो बाउंड्रीज को कैसे सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को तमाम ऑर्गेनाइजेशन के मिड में। अपने जितना भी फंक्शन है वो एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको जितना फंक्शन बताया गया उसने अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हुए किस तरह से वर्क करना है, और जितने उनके स्टेक होल्डर्स यानी कि वो मेंबर जो कि शेयर करते हैं अपना कोई पार्ट रखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके साथ वो किस तरह से डीलिंग करते हैं, उनका कनेक्शन को कैसे मैनेज करते हैं। ERPs इज बिल्ड ऑन ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ठीक है, वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस करता है, जिसके मुताबिक क्या है कि डेटाबेस देखा जाता है कि आपका डेटाबेस ओरिजिनल कैसे वर्क करवा रहा है। नॉर्मली यूटिलाइजिंग अ कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाता है कि तमाम सिस्टम जो है एक ही कंप्यूटर के साथ मैनेज कर रहे हैं। कंसोलिडेट ऑल बिजनेस ऑपरेशंस इनटू यूनिफॉर्म एंड एंटरप्राइज वाइड सिस्टम एनवायरनमेंट, और ये तमाम सिस्टम को जो है वो एंटरप्राइज करता है कि वाइड रेंज में जितने भी इंटरप्राइजेस सिस्टम है उनको लेते हुए वर्क करवाता है, कि हमारा सिस्टम जो है वो वाइड रेंज में, खुली रेंज में वर्क करवा रहा है, चीजों को देख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ एंटरप्राइज इंटीग्रेटेड सिस्टम्स वर्क, किस तरह से एक इंटरप्राइज सिस्टम जो है वो वर्क करता है। लाइक यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर उसके मुताबिक आगे फर्दर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इंटरप्राइज सिस्टम feature a set of integrated software modules and a central database that enables data to be shared by many different business processes and functional एरियाज थ्रू आउट द इंटरप्राइज, कि हमारे इंटरप्राइज को देखते हुए या पूरे सिस्टम को देखते हुए कैसे कौन सी चीज जो है वो वर्क करती है, चीज को लेकर चलती है, अंडरस्टैंड करवाती है। हमारा सेंट्रल डेटाबेस कैसे अनेबल होता है, वो अपने मल्टीपल एनालिसिस को या अपने चीजों को कैसे वो शेयर करता है, वो कैसे एबल होता है अपने डाटा को फंक्शनल एरियाज में ले जाने के लिए पूरे इंटरप्राइज सिस्टम्स को देखते हुए। अब इसमें हम इंटरप्राइज सिस्टम्स के इंटीग्रेशंस को देखते हैं। इनमें हम क्या करेंगे, सेल है तो हमने कहा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, उसके मुताबिक ये तमाम सिस्टम को मैनेज करता है। उसमें सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो होता है वो एक कॉमन कंप्यूटिंग सिस्टम के साथ वर्क करता है, ये ओवरऑल बताता है कि कॉमन कंप्यूटिंग सिस्टम है जैसे वर्क कर, उसमें फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। अच्छा, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। वो कहता है कैश ऑन हैंड, आप फॉरन कैश दे रहे हैं, कोई चेक्स वगैरह नहीं कर रहे। अकाउंटेबल रिसीवेबल, के हमने जी अकाउंट्स रिसीवेबल रखने के ऐसी टर्म जो कि उनको हमने अकाउंट का रिसीवेबल, कस्टमर क्रेडिट जिनको हमने कह दिया हाँ हाँ पैसे हमने दे दिए, हाफ देने। रेवेन्यू क्या होता है, जितना हमारे पास रेवेन्यू कि हमारा काम कितना हुआ, हमारा बजट कितना आया, चीजें कितनी कंसीडर हुई है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब बात है ह्यूमन रिसोर्सेज पे,
हमारा आवर्स वर्क कितना है, लेबर कॉस्ट क्या है और जॉब स्किल्स क्या है, किस तरह से रहते हुए इन चीजों को वर्क करता है, उनके ऑन लेवल क्या है, किस तरह से वो चीजों को बयान कर रहा है, क्या उनकी लेबर कॉस्ट क्या है, उनका स्किल्स क्या है, कैसे वो चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। सेल्स एंड मार्केटिंग में आता है कि हमारे पास ऑर्डर्स क्या आ रहे हैं, सेल्स की फोरकास्टिंग कैसे कर रही है, हम रिक्वेस्ट कहाँ से ले रहे हैं, प्राइस की चेंजिंग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उसी के मुताबिक इसको फर्दर करवाता है। पहले हमने देखना हमारे पास ऑर्डर क्या है, फिर उनको सेल्स देखना है क्या इन सेल्स के अंदर हम चीजों को रिटर्न कर सकते हैं, उनकी प्राइसेस देखनी है कि प्राइसेस क्या चल रही हैं चीजों की, किस तरह से हम उस चीज की प्राइसेस को देके जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में हमारे पास क्या आता है, मटीरियल, प्रोडक्शन शेड्यूल्स, शिपमेंट डिटेल्स, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कैपेसिटी एंड परचेज। के हमारा मटेरियल क्या है, किस तरह से मटेरियल हम लोग लेके हमारे जो मटेरियल उसके ऊपर हम बनाना क्या चाह रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन का शेड्यूल क्या है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या लेवल हो रहा है, किस डेट पे प्रोडक्शन डेट स्टार्ट हो रही है, एंडिंग डेट क्या है और उसके मुताबिक रखते हैं उसके टाइम टेबल में, डेडलाइन में हम कैसे वर्क करते हैं। शिपमेंट यानी कि हमने अपने डाटा को किस तरह से उसके जो सेलर्स हैं उन तक पहुंचाना है। अब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे क्या और से और हम इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इनके परचेजेस, अगर इसके बाद हमें कुछ और अपना काम माल खरीदना पड़े तो हम खरीद सकते हैं। ये पूरा एक साइकिल है जो कि वर्क करता है इंटरप्राइज में, अपने सिस्टम को करते हुए हमें फ्लो चार्ट की शक्ल में दिखाया गया। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज सिस्टम डेवलपमेंट ईआरपी एरियाज आ जाते हैं। इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। नंबर 1 कस्टमर सर्विसेज, डाटा इज अबाउट क्लाइंट्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर सर्विसेज, ईडीआई ट्रांसफर ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सेस की हमारी कस्टमर सर्विसेज में डेटाबेस जितना भी आता है क्लाइंट्स के बारे में, ऑर्डर की प्रोसेसिंग देखी जाती है, ऑर्डर की सर्विसेज चेक की जाती है कि ऑर्डर जो है वो सही तरह से पहुंचाया जा रहा है, क्या वो ट्रांसफर कर रहा है अपने डॉक्यूमेंट को, और इंटरनेट की एक्सेस मिल रही है कि हमारा जो इंटरनेट है वो हमें टाइम पे मिल रहा है, उसके मुताबिक रखते हुए ये वर्क कर। नेक्स्ट लेवल पे हम प्रोडक्शन पे आते हैं। प्रोडक्शन में हमारे पास क्या चीज आती है, प्रोडक्शन कैसे मेजर करता है, होलसेल सर्विसेज, प्रोडक्शन कॉस्ट, कैलकुलेटिंग परचेजिंग मटेरियल्स, रॉ, एस्टेब्लिशिंग टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन, फोरकास्टिंग ऑफ कैपेबिलिटीज, कैलकुलेटिंग ऑफ क्रिटिकल लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, प्रोसेस प्रोडक्शन कंट्रोल ईटीसी यूटेंसिल्स आ जाते हैं कि हमारे पास जितना भी प्रोडक्शन लेवल है उसमें होलसेल की सर्विसेज देखी जाती है, प्रोडक्शन लेवल देखा जाता है, उनके अखराजात देखे जाते हैं, परचेजिंग का मटेरियल देखा जाता है, फिर उन सबको कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के बाद वो क्रिटिकल लेवल जितना मुश्किल लेवल होता है उसकी सबकी इन्वेंट्री देखी जाती है, प्रोसेस की प्रोडक्शन कंट्रोल देखी जाती है, ईटीसी। इन सब चीजों के बाद करने के बाद हम लोग वर्क करते हैं। फाइनेंस में आते हैं। फाइनेंस क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है या अकाउंटिंग का लेवल है कैसे वर्क करता है। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स फ्लो, कि अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट फ्लो कैसे जा रहा है, कंट्रोल कैसे कर रहा है चीजों को। प्रिपेयरिंग एंड रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स, हाँ जी, ये रिपोर्ट्स को तैयार करवाता है कस्टमर की जरूरत को देखते हुए उसके मुताबिक वर्क करवाता है। लॉजिस्टिक चेन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के में क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, इनमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट आती है एंड वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सीआरएम। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कस्टमर्स का रिलेशन देखा जाता है, सप्लाई चेन में कस्टमर एंड एम्प्लॉय दोनों का रिलेशनशिप देखा जाता है, वीआरएम में वेंडर रिलेशनशिप में हम लोग जिसका रिलेशनशिप देखते हैं उसका भी मैं आपको अभी बताती हूँ। मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इसमें ये देखते हैं कि हमारा कस्टमर्स और जो हमारा अपना सॉफ्टवेयर है वो अपने इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, उनके साथ कैसा रिलेशन बना के चल रहा है, उनकी मैनेजमेंट को सही से डील कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, कि हमारा जो एक्सपेक्ट है वो किस तरह से चीजों को देख रहा है, ये इसको हम लोग इस एंगल में डील करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वीआरएम। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूएशन हुई है ईआरपी सिस्टम की। ईआरपीज आया, उसके अंदर हमने कंट्रोलिंग एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन देखी। अब हमने कहा 1990s में ऐसा क्या हुआ था, मैनेजरियल मैनेजमेंट आई थी, फाइनेंशियल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्लांट मैनेजमेंट आ जाते हैं। यानी कि हमने मैनेजरियल को किया था, मटेरियल्स कैसे हमने देखे थे, मटेरियल कैसे देखते हुए, फाइनेंस का अकाउंट क्या था, इन्वेस्टमेंट देखी थी हमारी कितनी जा रही है, क्वालिटी उसमें मुताबिक आ रही है कि नहीं आ रही, हमने हमारी पर्सनल मैनेजमेंट सही जा रही है, एचआरएम यानी कि हमारे एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप सही वर्क कर रहा है, हमने जो चीज बिल्ड करने से वो कर पाए। अब एमआर P2 में क्या आता है, हमारे पास 1970s का रिलेशन आ गया कि इसमें सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग हुई थी, सिमुलेशन एंड फोरकास्टिंग, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया था लुक लाइक का रियल। अब एमआरपी में 1 में हमने जो देखा वो ये था कि 1960s में कि मास्टर प्रोडक्शन हमारे पास शेड्यूल यानी कि 1 by 1 शेड्यूल बनाया गया था,
कि हमारा जो शेड्यूल है कि इतने टाइम पे हमारी चीज तैयार होनी है, उसके मुताबिक रखते हुए ये काम करेगा। फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग देखी थी कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने प्लानिंग की है, कैपेसिटी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हुई है, एग्जीक्यूट किया है हमने, मटेरियल्स के प्लान्स को देखा है। वेव 1 में MRP है, वेव 2 में ERP, वेव 3 में कस्टमर सेंट्रिक इंटीग्रेशन के आपका सेंट्रिक इंटीग्रेशन कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, इंटरप्राइज इंटीग्रेशन क्या है कि आपके इंटरप्राइज इंटीग्रेशन के साथ आप लोग वर्क कैसे करें, चीजों को कैसे देखें। स्ट्रक्चर ऑफ ERP सिस्टम, अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ERP सिस्टम में हमने देखना है इंटरप्राइज, एक्सटेंडेड एंड एक्सटेंडेड, कस्टमर, सप्लायर्स, ERP मैनेजर्स एंड स्टेक होल्डर्स। इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ रही है, सेल्स फोरकास्टिंग, कस्टमर सर्विसेज, रिप्रेजेंटेटिव, बैक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर एंड SCM, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हमारे सप्लाई चेन का मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, चीजों को कैसे लेकर चल रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करें, चीजों को देख कैसे रहे, वर्क कैसे करें, काम को कैसे लेके चल रहे हैं। हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, हमारी चीजों को कैसे मैनेज किया जा रहा है। सेल्स एंड मार्केटिंग के हम सेल्स एंड मार्केटिंग को कैसे देख रहे हैं, कस्टमर का एम्प्लॉय के साथ जो रिलेशनशिप है ये उसको डील करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ERP में डायग्राम आ जाती है, जिसमें हम देख रहे हैं CRM को, HRM को, SCM को, यानी कि अब कस्टमर और ह्यूमन रिसोर्सेज और SCM सप्लाई चेन आ जाती है। अब जो है हमारे पास CRM है, उसमें क्लाइंट की प्रोफाइल देखेंगे, क्लाइंट का सपोर्ट सिस्टम देखेंगे, फिर उसके बाद सेल्स प्रोसेस मैनेजमेंट देखेंगे, हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट ठीक कर रहा है, मैनेज ठीक कर रहा है। फिर HRM में देखेंगे एम्प्लॉय, हमारे पास नेगेशंस कैसे चल रहे हैं, एम्प्लॉय की मैनेजमेंट कैसे हो रही है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट कैसे हो रही है, ब्रांच एजेंट क्या चल रहा है, फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट क्या है, चीजों को कैसे मैनेज किया जा रहा है, सेल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, परचेज मैनेजमेंट, issues, customer receiving and order, the shipment of production, keep an account, invoicing, receive payments, सेल्स प्रोसेस आ जाती है, ऑर्डर्स एंड इन्वेंशन, ये हमारी कस्टमर साइड्स है। अब यहाँ पे ये सप्लायर साइड्स है, इन्वेंट्री में स्टॉक्स आ जाते हैं, चेक्स इन चेक्स आउट, स्टॉक का ट्रांसफर किया जाता है, उनको देखा जाता है कि स्टॉक कैसे आया, फिर उनको ट्रांसफर करना है, उनका स्टेक होल्डर के साथ हमने अपना वर्क देखना है, हमारा वर्क कैसा चल रहा है। अब परचेज मैनेजमेंट में हमने परचेजिंग लेवल को देखना है कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट है उसके मुताबिक काम हुआ, हमारा ऑर्डर वर्क किया, अराइवल जितनी गई प्रोडक्ट की सही गई है, हमने अपना स्टॉक सही से मैनेज किया कि मौजूद है कि नहीं मौजूद, हमें टाइम भी सारी चीजें पता है। नेक्स्ट हम कहते हैं अपने अकाउंटेंट में हमने नजर रखनी है, उसकी पेमेंट लेवल क्या है, किस तरह से वर्क कर रहा है। फिर हम देखते हैं डाटा एनालिसिस रिपोर्ट्स एंड देन डाटा एनालिसिस रिपोर्ट में हमने डाटा माइनिंग को मेजर किया कि हमने किस किस फील्ड को लेके चले, उनका स्टॉक्स को देखा, डाटा एनालिसिस किया। फिर यहाँ इन्वेंट्री से ही निकला प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कि रॉ मटेरियल देख रहा है कि आपने जो अपना एक मटेरियल तैयार करने के लिए आपने कहाँ से रब्ता किया, लाइन मैनेजमेंट के 1 बाय 1 आप किस मैनेजमेंट को देखना है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग फॉरकास्टिंग, फिर प्रोडक्शन आपका लेवल क्या है, फिर शेड्यूलिंग फॉरकास्टिंग क्या है। IT मैनेजमेंट में हम लोग IT के यानी कि अपना पब्लिसिटी लेवल चेक करते हैं किस तरह से ये मैनेज करता है। अच्छा, यहाँ पे जो पेमेंट है ना वो जाके अकाउंटेबल पेएबल पे लगती है। अब यहाँ पे जो आता है वो एसेट्स का मैनेज किया कि हमारी जो एसेट्स हैं या जितने भी हमने खर्चा किया, जो भी किया वो क्या क्या है, हमारा रिकॉर्ड का मेंटेन हमने करना है, अपनी फाइल मैनेजमेंट को देखनी है। अब यहाँ पे आए अकाउंट पेएबल पे, फिर ये अकाउंट पेएबल राब्ता करता है LCGL ओवर अकाउंट से, फिर ये राब्ता करता है अकाउंट रिसीवेबल से, कि तब जाके हमें अकाउंट के रिसीवेबल मिलते हैं। यानी कि यहाँ से होता हुआ अगर इसको देखें तो टू वे, यहाँ से इधर को जा रहा है और इधर से दोनों इसी पे फोकस कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट आ जाती है, अकाउंटिंग आ जाती है एंड रिपोर्ट मैनेजमेंट। इन सब चीजों को हमने देखते हुए एक ERP डायग्राम बनाई है जो हमारे कस्टमर और सप्लायर का रिलेशनशिप बनाती है, जिसको बेस बनाते हुए हम अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं और इनकी इन्वेंशन करते हैं, उसके मुताबिक हम अपनी चीज को तैयार करवाते हैं। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।